मैं डॉक्टर तनवान संस्कृत MA सहायक प्रोफेसर कीर्तनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी अक्टूबर 1-10-2020 ईस्वी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, शास्त्रीय तृतीय खंड में व्याकरण विभाग भाषा विज्ञान विषय लिपि विज्ञान यानी लेखन कला भाषा और लिपि लेखन कला दोनों जो चीज है। अगर भाषा की उत्पत्ति भी भाषा बोली जाती है तो उसका लेखन कला भी होता है। पहले हमने देखा है कि वाचिक अर्थात ध्वन्यात्मक भाषा क्षण अस्थायी होती है। उसे स्थापित देने की भावना से ही लिपि का आभाव हुआ यानी लेखन कला का आविर्भाव हुआ। लिपि ने भाषा को देश और काल के बंधन से मुक्त कर दिया और भाषा की क्षण स्थापिता को चिर स्थापिता में परिणत कर दिया। जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, उसी प्रकार भाषा लिपि की उत्पत्ति के संबंध में भी है। भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की चर्चा के प्रसंग में देखा गया है कि भाषा उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अनेक प्रकार के अनुमान किए गए हैं, किंतु उसमें कोई भी सर्वथा ग्राह्य नहीं है। लगभग वही स्थिति लिपि यानी लेखन कला की भी है। भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। भाषा आज से लगभग लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुई, किंतु लिपि विज्ञान लिपि का इतिहास 5-6 हजार वर्ष के पहले नहीं कहा जा सकता। बात यह है कि भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विचार से। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है। आज की संसार में बहुसंख्यक मनुष्य ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वे भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार के भाव या विचार उठते हैं, उन सब की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा संभव नहीं है। कहीं दर्द होता है तो हम यह भी नहीं कह सकते कि वह दर्द कैसा है। पहले स्थूल रूप से व्यक्त करते हैं, जिसे सुनकर श्रोता की कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती,
ऐसे ही एक मिठाई के दूसरी मिठाई के स्वाद का अंतर बताना भी संभव नहीं है। लड्डू या पेड़े या गुलाब जामुन और रसगुल्ले और गंभीरता को भाषा में हूबहू अभिव्यक्त कर देना संभव नहीं है। जिस प्रकार उच्चरित भाषा के द्वारा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उच्चरित भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। यदि भाषा उच्चरित भाषा की सीमाएं हैं तो लिखित भाषा की भी सीमाएं कम नहीं हैं, बल्कि उच्चरित भाषा की अपेक्षा कुछ बढ़कर ही हैं। लिखित भाषा उच्चरित भाषा का स्थूल सांकेतिक रूप है। स्थूल इसीलिए कि भाषा के उच्चरित रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अर्थ संबंधी जो विशेषताएं लाई जाती है, वे लिखित रूप में नहीं लाई जा सकती। जोर से बोलते बोलते धीरे से कहाँ किस प्रकार के काकु का प्रयोग करें, कहाँ स्वर उच्चारण करें, कहाँ नीचे करें, यह सब लिखित भाषा में बताना असंभव प्रायः। पाठक की ओर अपनी ओर से ध्वनि संबंधी इन गुणों की कल्पना करनी पड़ती है। दूसरी बात इस प्रसंग में स्मरण रखने की यह है कि जिस प्रकार ध्वनि और विचार का कहें कि शब्द और अर्थ का संबंध रूढ़ है, उनमें कोई वैयक्तिक या निश्चित संबंध नहीं है, उसी प्रकार ध्वनि और उसके लिखित संकेत वर्ग का संबंध भी रूढ़ और पारस्परिक ही है। आज लिपि विज्ञान, लिपि या लेखन कला का जो विकसित रूप हमारे सामने है, उसे देखकर लिपि के प्रारंभिक रूप की कल्पना करना कठिन है, किंतु इतिहास बताता है कि लिपि के भी विकास सोपान है, जो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला है चित्रलिपि, दूसरा है भावलिपि और तीसरा है ध्वनि लिपि। तो पहला हम चित्रलिपि पर ध्यान देते हैं कि लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप चित्रात्मक था, अर्थात मनुष्य जिस जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था उसका चित्र बना देता था। यदि पहाड़ को लिपिबद्ध करना हुआ तो ऊंची नीची रेखाएं खींची जाती थी। यदि मनुष्य लिखना हुआ तो रेखाओं की सहायता से उसकी आकृति
अंकित करती थी। इसी तरह वृक्षों, पशुओं, पक्षियों आदि के भी चित्र खींच दिए जाते थे। स्थायित्व देने की भावना की तृप्ति जो चित्रलिपि से अवश्य हो जाती थी, किंतु उसकी अनेक त्रुटियां भी थी। चित्रों की सहायता से वस्तुओं की अंकित करने में सांकेतिक अनंतता सबसे प्रमुख त्रुटि थी। जितने वस्तुएं अंकित करनी होती थी, उतने प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। घोड़े के चित्र से हाथी का बोझ नहीं हो सकता था और न पर्वत के चित्र से नदी का नहीं। दूसरी त्रुटि यह थी कि प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत बनाने पड़ते थे। संकेतों की अनन्यता के साथ संकेतों का पार्थक्य अनिवार्य रूप से मिलता हुआ था। चित्रलिपि का भी यह एक बहुत बड़ा दोष था कि उसमें स्थान स्थान पर बहुत भिड़ता था। वह मनुष्य है यह लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सदा अधिक स्थान लेगा। चित्रलिपि समय साध्य थी। किसी वस्तु का चित्र बनाना बहुत जल्दीबाजी में संभव नहीं हो सकता। एक तो चित्र बनाने हो तो किसी प्रकार काम चल भी सकता है, लेकिन वहाँ सब कुछ चित्रों की सहायता से ही अभिव्यक्त करना हो, वहाँ समय के अपव्यय की सहज की कल्पना की जा सकती है। समय साध्यता का प्रभाव लेखन की गति पर पढ़ना अनिवार्य है। चित्र बनाने में यदि समय अधिक लगता है तो अनुपाततः लिखने की गति में मंदता हो रहेगी ही। जितने तेजी से आज हम ध्वन्यात्मक लिपि में लिख सकते हैं, उतनी तेजी से चित्रलिपि में नहीं लिख सकते। चित्रलिपि की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह थी कि उसमें केवल स्थूल वस्तुओं का ही उल्लेख हो सकता था, सूक्ष्म अथवा अमूर्त वस्तुओं का नहीं। पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु आदि का चित्र बना देना तो संभव है, किंतु प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, उत्साह आदि का नहीं। तो अंत में यह भी कहा गया है कि चित्रलिपि में दोष तो अनेक थे, किंतु एक गुण भी था, और वह थी उसकी सर्वबोध्यता। आज भी ध्वन्यात्मक लिपियों में कोई शब्द लिखने पर उसे वही समझ सकता है जो उस भाषा और लिपि से परिचित हो। उदाहरणार्थ देवनागरी में हाथी शब्द लिखा देखकर इसका अर्थ वही समझ सकता है जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा से परिचित हो। यह संकेत रूसी, फ्रांसीसी या अंग्रेजी जानने वाले के लिए अर्थहीन है, किंतु हाथी का चित्र देखकर कोई भी हाथी का अर्थ समझ सकता है, चाहे यह रूसी
बोलने वाला हो, अर्थात फ्रांसीसी चाहे अंग्रेजी, कहने की आवश्यकता नहीं कि दोषों की तुलना में यह गुण नितांत नगण्य था। स्वभावतः मनुष्य की बुद्धि किसी ऐसी लिपि के अनुसंधान में अग्रसर हुई जिसमें उपयुक्त सूचना कम से कम रहे। लिपि के विकास क्रम में जो दूसरा सोपान हमें मिलता है उसे भाव लिपि, विचार लिपि कहा गया है। दूसरा है भाव लिपि। चित्र बनाना सरल नहीं था। सभी में उच्च कोटि की कल्पना नहीं होती जिससे उनके बनाए चित्र सुंदर और सुडौल हो। चित्रों के सुंदर न होने में चित्र बनाने वाली सामग्री का भी हाथ होता है। सभी चित्र बनाने वाले एक ही प्रकार का चित्र नहीं बना सकता। कलात्मक हाथों से बनाया गया पर्वत का चित्र कलाहीन हाथों से बने पर्वत की चित्र की अपेक्षा निश्चय ही बहुत भिन्न होता होगा। इस भेद के कारण ऐसी भी स्थिति आई होगी जिसमें चित्र की स्पष्टता दूर हो गई होगी और चित्र अधूरा रह गया होगा। तो अर्थ या भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह चित्र भले ही अधूरा रहा हो किंतु उसमें लाघव भी आया होगा। उदाहरणार्थ कई ऊंची नीची रेखाओं की सहायता से पर्वत का चित्र बनाने की अपेक्षा एक सीधी रेखा खींचकर पर्वत का भाव उत्पन्न करना निश्चय ही अधिक सरल हुआ होगा। मनुष्य का चित्र बनाते समय केश, ललाट, आंख, कान, नाक, मुंह, गर्दन, हाथ, पेट, पीठ, कमर आदि के लिए रेखाएं खींचना पर्याप्त जटिल कार्य रहा होगा। बाद में लाघव के लिए एक एक अंक का पूर्ण अंकन न करके एक वृत्त, मुख, उसके नीचे एक रेखा, उसकी दोनों तरफ लटकी हुई दो रेखाएं, फिर नीचे की ओर एक रेखा खींचकर उसे दो रेखाएं दो तरफ खींच देना मनुष्य की आकृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त मना लिया होगा। जैसे आजकल अनेक व्यंग्य चित्रों में देखा जाता है। कम से कम रेखाओं से अधिक भाव व्यक्त कर देना लाघव की इच्छा का ही परिणाम है। तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में पूर्ण चित्र और बाद के उसके आंशिक अंकन में वस्तुभोज की दृष्टि से निश्चय ही बहुत अंतर आया होगा और अंतर स्वाभाविक न होकर रूढ़ बन गया होगा। भावलिपि का एक स्पष्ट लाभ यह था कि चित्रलिपि की अपेक्षा वह अधिक संक्षिप्त हो गई हो। दूसरी बात यह है कि भावलिपि की सहायता से कोई वस्तु भी नहीं, घटना भी अंकित की जा सकती थी, क्योंकि थोड़े थोड़े संकेतों में अधिक बात आंकने की क्षमता का विकास हो गया। परंतु मनुष्य की प्रगतिशील बुद्धि केवल भावलिपि से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। वह किसी ऐसी लिपि की खोज में लगी रही जिससे ध्वनियों को
अंकित किया जा सके। तीसरा, ध्वनि लिपि पर हम पहुँचते हैं कि ध्वनि लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र और भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी आदि को ले सकते हैं। कुछ लोगों ने देवनागरी को अक्षर मूलक सिलेबिक और रोमन को वर्णमूलक अल्फाबेटिक लिपि माना है और अक्षर मूलक लिपि को अपेक्षा वर्णमूलक लिपि को उत्कृष्ट बताया है। दोनों की स्थापनाएं अग्राह्य है। संसार की लिपियों में कौन सबसे प्राचीन है, इसको लेकर विद्वानों में अत्यधिक मतभेद हैं। वस्तुतः इस प्रश्न को लेकर अनुमान का जाल बिछा दिया गया है। लिपियों की प्राचीनता का परीक्षण राष्ट्रीय और स्थानीय पक्षपातों से ही अक्रांत रहा है। कहा जाता है कि ग्रीस वासियों ने ग्रीक लिपि का विकास फिनीशिया के व्यापारियों की प्राप्त लिपि के आधार पर किया और फिनीशी लिपि के आधार के रूप में मिस्र की भाव लिपि, बाबुल की कालिक्षर और क्रीट की निमोवा लिपि को प्रस्तुत किया गया। कुछ विद्वान जहाँ फिनीशी के ग्रीक लिपि का उद्भव मानती है, वहाँ दूसरी ग्रीक लिपि से ही फिनीशी का उद्भव मानते हैं। तो यह सब बात का सूचक है कि सुनिश्चित प्रमाणों के अभाव में केवल अटकलें लगाई गई है जिनका अधिक मूल्य नहीं है। तो प्रिय छात्रों, आज का विषय भाषा विज्ञान में लिपि विज्ञान, लेखन कला बहुत महत्वपूर्ण है पर व्याख्यान माला हुआ यहीं तक।